दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे पार्ट 3 के लिए, जो पेपर 7 के अंतर्गत ग्रुप सी में आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्चुअली 2012 से 22 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जितने भी 2012 से लेकर 22 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में पहला वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज का जो ये लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो गया जिसमें हम 8 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, वो 8 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही 8 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कराएंगे। ये 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन रहना, मतलब इस पे आना कन्फर्म होता है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का डिस्कशन हम लोग किए थे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो से एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, तो जैसे जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट लीनियर वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए एक मेथड है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो ये पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। उसमें 4 मेथड पढ़ना है, उसी में से एक मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिससे कन्फर्म एक क्वेश्चन हर साल आता है, वो हम लोग कर लिए। अब ये जो चैप्टर है, इसमें 3 और मेथड पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा होता है कि आप किस मेथड से बनाइए, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके देना है किसी भी मेथड से। तो इसलिए 3 मेथड आपको और सीखने हैं। ठीक है, वो इसी दौरान हम लोग सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 19 तक जब करेंगे, टोटल 11 क्वेश्चन है, तो वो बाकी का 3 मेथड भी आप सीख पाएंगे। और जैसे ही ये 3 मेथड आप सीख लेंगे तो आपका ये चारों मेथड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि दूसरा नंबर जो इसका क्वेश्चन होता है वो आपको अपने सुविधा के हिसाब से बनाना है, किसी भी मेथड से बना देना है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पहले ही पूछ लिया गया होता है। इसलिए ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर नहीं बैठता है, बाकी 3 को मेथड पे बैठता है। इसलिए तीनों मेथड पढ़ना होगा, किसी भी मेथड का क्वेश्चन दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यही हम लोग का चैनल है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से जो है क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 निकालते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम मेथड बता देंगे। ठीक है, तो आज का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, दूसरा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का। ठीक है, इससे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो मेथड पढ़ना है, जो जो चैप्टर पढ़ना है, सारा का कॉन्सेप्ट का हम वीडियो बनाए हैं। और कॉन्सेप्ट के साथ, हर कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन करके भी बताएं अच्छे से, वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। यहाँ हम ओनली क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं, वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते समय हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस, अच्छा ये शुरू से आ गया, एक सेकेंड, तो यही है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें वो जो होता है यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बगल में जो है इसका जो कोफिशिएंट होता है वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। जैसे ही x से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पे बैठ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ जो जब हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हम लिख भी दिए यहाँ पे, आप देख लीजिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप इसको कंपेयर करिएगा गिवन इक्वेशन को, तो यहाँ से p का वैल्यू देखिए इतना आ जाएगा, q का वैल्यू इतना आ जाएगा, और r का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि p जो है dy बाई डी एक्स के बगल वाले को कहते हैं, तो dy बाई डी एक्स के बगल में यहाँ पे देखिएगा माइनस तो सबसे पहले, उसके बाद 2x माइनस 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो p का वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद q बोलते हैं y के बगल वाले वैल्यू को, तो y के बगल में यहाँ ध्यान से देखिएगा
x माइनस वन बाई एक्स है, तो यहाँ पे q का जो वैल्यू है x माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, r जो है RHS में जो रहता है उसको r बोलते हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो RHS में इधर क्या है, 0 है, तो यहाँ r का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से PQR का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जो पिछला जो मेथड था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, उसमें भी आप याद करिएगा, उसमें भी सबसे पहला काम हम लोग यही करते थे कि जब भी हम लोग को इक्वेशन गिवन रहता था तो वहाँ से हम लोग PQR का वैल्यू निकाल लेते थे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। ठीक है, चलिए, हालांकि वहाँ पे एक टर्म गायब रहता था। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब सोचना है कि इस पे हम कौन सा मेथड लगाए। PQR जैसे ही आप निकाल लेते हैं, अब उसके बाद सोचना है कि मेथड कौन सा लगाए। तो सबसे पहली बात कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो आपका लगेगा नहीं। अच्छा, दूसरा आपको नॉन इंटीग्रल मेथड हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद चेक करना है कि क्या ये नॉन इंटीग्रल मेथड पे बैठेगा। तो नॉन इंटीग्रल मेथड में क्या होता है, 1 + p + q, 1 - p + q। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 + p + q कर रहे हैं, मन में ही करिएगा ना तो पता चल जाता है, या फिर रफ वर्क आप कहीं कर सकते हैं। पहले इसको अलग निकाल करके देख लीजिएगा, अगर 1 + p + q = 0 आ जाता है तो वो नॉन इंटीग्रल पे बैठ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ 1 + p + q किए हैं ना, तो अब देखिए सबको ऐड जैसे ही किए हैं ये 0 आ गया है। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल मेथड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नॉन इंटीग्रल मेथड कहता है कि अगर 1 + p + q का वैल्यू 0 है, अगर 1 + p + q का वैल्यू 0 है, तो देन y = e⁻x जो है इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन का पार्ट होगा। मतलब इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 2 पार्ट होंगे, जिसका एक पार्ट जो है e⁻x हो जाएगा। हमको ये बात बता देता है नॉन इंटीग्रल मेथड, इसीलिए इसका नाम भी है नॉन इंटीग्रल मेथड। मतलब पहले से बता देता है कि इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट पहले हमको मालूम चल जाता है, पहले पता चल जाता है कि e⁻x यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन होगा, हमको पहले पता चल गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट भी होगा। चूंकि इस सॉल्यूशन का इसका 2 पार्ट होता है, तो एक पार्ट हमको पता चल गया है, तो इसका दूसरा पार्ट भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि y = u। ठीक है, इसका सॉल्यूशन का इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि u जो है इसके सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है, यानी y = u इज द अनदर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम खुद से मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका एक सॉल्यूशन का एक पार्ट e⁻x है और एक क्या है, u है। 2 हमको मिल गया ना। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो y = u⁻x है। ठीक है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन y = u⁻x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को पकड़ लेना है। ठीक है, हमारे पास क्या फाइनली निकल कर आया, y = u⁻x। अब क्या करना है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे ही एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिएगा y को, तो ये y1 = इतना दे देगा, फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो फिर इस पर प्रोडक्ट रूल, फिर इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफाई होकर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, इतना आप समझ पा रहे होंगे, हम इतना मान करके चलते हैं। ठीक है, तो ये y का एक बार डिफ्रेंशिएशन किए, फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लिख नहीं पा रहे क्योंकि ये सारा चीज़ हाथ से टाइप हो रहा है, इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इक्वेशन 1 2 3 आप इसको मान सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन में माने भी है, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्यों छूट गया है। ठीक है, इतना काम कर लेना है। अब देखिए आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान दीजिए, इसको एक्चुअली में इक्वेशन नंबर 1 जो है वो गिवन इक्वेशन को मानना है। यहाँ पे जो इक्वेशन था ना, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 हम माने भी हैं। देखिए यहाँ पे x से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बना है ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। तो इसको आप 2 मान लीजिएगा, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं। इक्वेशन ना भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें d2y/dx² भी है, यहाँ पे dy/dx भी है, और y भी है। ठीक है, अभी देखिए ये 3 बॉक्स हम बनाए, इस तीनों बॉक्स को ध्यान से देखिए। y का वैल्यू है इसमें y1 का वैल्यू है, इसमें y2 का वैल्यू है। अच्छा, y1 का मतलब क्या होता है, y1 का मतलब होता है dy/dx, y2 का मतलब क्या होता है d2y/dx²। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू है, यहाँ पे फिर dy/dx का वैल्यू है, यहाँ पे फिर d2y/dx² का वैल्यू है। तो अब इस तीनों वैल्यू को यहाँ से लेकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ तीनों बॉक्स में जो है तीनों का वैल्यू है, किसका किसका, y y1 और y2।
तो क्या करना है, यहाँ से इस तीनों वैल्यू को लेना है और इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है u में बदल जाएगा, u वेरिएबल में बदल जाएगा, y खत्म हो जाएगा, एक नया वेरिएबल आएगा u जो हम माने हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में y1 और y2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये y2 के जगह पे इतना हो जाएगा, फिर y1 के जगह पे इतना हो जाएगा और y के जगह पे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है u⁻x। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ कुछ टर्म इसमें कट जाएगा, कट कुट करके इतना बचेगा e⁻x d2u/dx² प्लस e⁻x/x du/dx इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे e⁻x दोनों में है, क्या करते हैं, कॉमन लेके इधर भेज देंगे। जैसे ही कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो 0 के साथ जाकर के वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के साथ जाकर 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि d2u/dx² प्लस 1/x du/dx इज इक्वल टू 0 आ गया, जो कि ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसको लीनियर में हम लोग बदल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे जो du/dx है इसको हम p नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि du/dx जो है वो p के बराबर है। ठीक है, तो जैसे ही du/dx को आप p मानते हैं तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा तो d2y/dx² जो है वो dp/dx हो जाएगा। तो अब इस दोनों का वैल्यू फिर यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, du/dx के जगह पे हम dp/dx लिखेंगे और du/dx के जगह पे हम लोग p लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बन जाएगा वो ये हो जाएगा dp/dx प्लस 1/x p इज इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसको लीनियर के मेथड से हम लोग बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये RHS में 0 है, तो इसको और आसानी से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पे ही बैठा देंगे। वैसे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि उससे आसानी से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से इसको बना सकते तो काहे लिए लीनियर पे जाए। ठीक है, लेकिन जनरली जो है नॉन इंटीग्रल मेथड जब हम लोग बनाते हैं तो लास्ट में जाकर लीनियर पे फंसता है। यहाँ इस केस में RHS 0 है, इसलिए ये लीनियर पे हम लोग इसको लीनियर से नहीं बनाएंगे, आसान हो जा रहा है। ऐसे ही ये वेरिएबल सेपरेबल पे बैठ जा रहा है, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद p और x वाले को अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये चूंकि नीचे में p है, यहाँ इंटीग्रेशन है, ये नीचे में x है तो लॉग में चला जाएगा, तो इसका जो कांस्टेंट होगा इसको भी लॉग में ले लेंगे। फाइनली यहाँ से px इज इक्वल टू c1 निकल करके आएगा। ठीक है, क्या निकल करके आया है, px इज इक्वल टू c1। अब याद करिए p यहाँ पे क्या है, ये p जो है वो बड़ा वाला p नहीं है जो क्वेश्चन में हम लोग कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाले थे, ये स्मॉल p है। ये यहाँ देखिए लेट हम करे थे ना, ये वाला p है, स्मॉल p है। इसका वैल्यू क्या है, du/dx। ठीक है, तो बस फिर हम यहाँ p का वैल्यू du/dx रख लेंगे। ठीक है, तो x du/dx इज इक्वल टू c1 हो जाएगा, और यहाँ से एक बार और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए अब जो है dx को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो dx इधर भेज देंगे, तो इधर में तो c1 पहले से है और x को भी इधर भेज देंगे। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, x इधर आएगा तो 1/x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हुआ ये है कि x जब इधर आता ना तो ये c1 के साथ मल्टीप्लाई में आता, हम इसको प्लस मान लिए, 1/x लिख दिए, c1/x लिख दिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ c1 + x रहता तब तो ऐसा होता ना, यहाँ तो सीधा c1/x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे c1/x हो जाएगा सीधा, और इधर में du। ठीक है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जितना आएगा आप, चूँकि हमारा तो इधर एक स्टेप ये बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। जो भी आएगा u का वैल्यू एक निकल करके आएगा। इस केस में मेरा इतना आया है, ये गलत है। ठीक है, हम आपको बता दिए क्यों गलत है। अब u का जो वैल्यू निकल करके आया है उसको y में हम पुट कर देंगे। याद करिए y बराबर हमको u e⁻x मिला था। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, याद करिए कंप्लीट सॉल्यूशन था y बराबर u e⁻x। अब u का वैल्यू रख देंगे, e⁻x तो इंटू में है ही, यही जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इतने डिटेल में हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, अब जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वही बताएंगे। कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए, अब जल्दी जल्दी हम
आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेयर करके हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले पी क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से पी क्यू आर निकाल लिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर जो है 0 नहीं है, ठीक है। तो ये आगे जाकर लीनियर बनेगा और इसको लीनियर मेथड से ही हम लोग सोल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए एक्चुअल में ये -4x है, क्यू का जो वैल्यू है 4x² - 1 है, और ये जो है आर का वैल्यू इतना है। तो आप यहाँ से 1 + p + q निकालेगा तो किसी भी जन्म में जो है वो 0 के बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा जो फंडा है वो भी अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे नॉन इंटीग्रल मेथड एक्चुअली में हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ज़्यादा समझना है, ठीक है। इससे बस इतना हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पर नॉन इंटीग्रल मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। नॉन इंटीग्रल में 1 + p + q का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, 1 - p + q का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, p + qx का वैल्यू भी 0 नहीं आ रहा है। इस तरीके से 0 ये किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई मेथड खोजेंगे, किस मेथड से ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को अप्लाई किया गया है। एक्चुअली हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई किया गया है। इसमें होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली y = ρu पुट किए हैं, ठीक है। y को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं किससे, रो यू से, ठीक है। y के जगह पे रो यू करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे नॉन इंटीग्रल में आता था y = ux, ठीक है, तो वहाँ वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे रो यू हम पुट किए हैं, और जैसे ही रो यू पुट करते हैं ना तो रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कहता है, ठीक है। वो मेथड ही कहता है कि यहाँ पे जो रो का वैल्यू होता है ना, वो रो का वैल्यू होता है e⁻⁻1/2 p dx, ठीक है। रो का वैल्यू जैसे कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e⁻p dx होता है, वैसे ही यहाँ पे रो का जो वैल्यू होता है e⁻⁻1/2 p dx होता है, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू आपको पता है, यहाँ है p का वैल्यू -4x, तो p का वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेट करिएगा तो रो का जो वैल्यू है e⁻x² आ जाएगा, ठीक है। ये रो का वैल्यू हुआ। अब ये जो रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ये कहता है कि जैसे ही y = रो यू आप पुट करते हैं ना गिवन इक्वेशन में, वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। वो इक्वेशन बन जाता है d2u/dx² + q1u = r1। तब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई Q तो समझ में आ रहा था, यहाँ पे Q1 क्या है, R तो आपको पता था, लेकिन यहाँ पे R1 क्या है। तो यहाँ पे देखिए Q1 के बारे में कुंडली दिया गया है कि Q1 का जो वैल्यू है वो इतना है और R1 का वैल्यू इतना है, ठीक है। देखिए Q1 का जो वैल्यू है वो -p²/4 -1/2 dp/dx + q है, ठीक है। तो यहाँ पे p का वैल्यू और q का वैल्यू रख करके जैसे ही आप Q1 का वैल्यू निकालिएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद R1 का वैल्यू का मतलब यहाँ पे है कि r/रो, ठीक है। तो रो का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं और r का वैल्यू यहाँ से निकाल ही लिए हैं, r यहाँ है और रो यहाँ है, ठीक है। तो r/रो कर देंगे तो R1 का जो वैल्यू है वो इतना आ जाएगा -3 sin 2x, ठीक है। तो यहाँ से रो और r का वैल्यू निकल गया, यानी इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन था d2u/dx², तो यहाँ पे d2u/dx² हो जाएगा, q1u है, ठीक है। तो q के जगह पे क्या है, q के जगह पे 3 है तो ये 3u हो जाएगा, और इधर में R1 है तो R1 -3 sin 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जो हम गलत बोल दिए, यहाँ जो Q1 का वैल्यू है ना एक्चुअल में ये 1 लिखा हुआ है, 3 नहीं है, ठीक है। 1 है, यहाँ पे देखिए ना 2 - 1 1 होगा, ठीक है। तो वो 1 है, हम गलती से 3 बोल दिए, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से u का कॉमन बना लेंगे, क्योंकि ये d2u/dx² है तो इसको d² हम बोल सकते हैं, d²u। तो u कॉमन हो जाएगा तो d² + 1 × u हो जाएगा। ये आप पार्ट 2 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। वही बोला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। यानी आप सीधा ये समझिए ना कि जैसे यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो जाता है ना, तो ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट था वो अब कांस्टेंट कोफिशिएंट में बन जाता है। और इस टाइप का इक्वेशन आप पार्ट 2 में पढ़े हैं, ठीक है। पार्ट 2 में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आप पढ़े हुए हैं, उसी वही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाता है, बन जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से पार्ट 2 में पढ़े। यहाँ पे क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकाला जाता है, डी के वैल्यू पे जो है CF डिपेंड करता है। डी का वैल्यू यहाँ ± आयोटा आया है, इसलिए CF जो है इतना हो जाएगा, ठीक है। CF निकालने के बाद क्या निकालते हैं, पार्ट 2 वाला याद करिए, PI निकालते हैं, ठीक है। तो CF के बाद PI निकाला गया, यहाँ से ध्यान से देखिएगा।
पी जो है यहाँ पे इतना आ गया है। कैसे निकाला जाता है पी आपको बताने का ज़रूरत नहीं, ये सारा चीज़ आप पार्ट 2 में पढ़े हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे ये पी बताएं, सी बताएं, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फालतू का बात हो जाएगा, क्योंकि सी पी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो पार्ट 3 का वीडियो बनाया है डिटेल में, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। एक ही चीज़ को बार बार बताकर हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, ठीक है। बस हम मेथड आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो यहाँ से यू का जो वैल्यू हो जाएगा सी ए प्लस पी आई पूरा टोटल हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि जो इक्वेशन हम लोग जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो इसका कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, ये यू वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो भी यू में निकलेगा, ठीक है। जो हम लोग पहले पढ़ते थे वाई वाले में पढ़ते थे तो वाई बराबर निकलता था सॉल्यूशन सी ए प्लस पी आई, लेकिन यहाँ क्या है यू है तो यू बराबर सॉल्यूशन निकलेगा सी ए प्लस पी आई, ठीक है। तो यहाँ से यू बराबर जो है, अब ध्यान से देखिएगा, u बराबर सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, ठीक है। तो सी एफ का वैल्यू रख देंगे, पी आई का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। लेकिन हमको u का वैल्यू नहीं निकालना था, हमको y का वैल्यू निकालना था ना। तो हम याद करिए शुरू में माने थे y बराबर रो u, ठीक है। तो रो का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू हम निकाल लिए रख देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम नहीं पढ़ के सुनाना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर निकाल लेंगे कंपेयर करके, ठीक है। और ये चूंकि नॉन इंटीग्रल मेथड पे बैठ जा रहा है, अब आपके मन में आ रहा हो कि बार बार आप ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन नॉन इंटीग्रल पे बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा। तो सिंपल है ना, आप पी क्यू आर का वैल्यू निकाल लिए, एक रफ वर्क करिए, वहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू निकाल करके देखिए, 1 माइनस पी प्लस क्यू का वैल्यू निकाल करके देखिए, पी प्लस क्यू एक्स का वैल्यू निकाल कर देखिए। अगर ये सारा का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो नॉन इंटीग्रल पे बैठ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये नॉन इंटीग्रल पे चूंकि बैठ रहा है, यहाँ 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू 0 है, तो यानी y बराबर e⁻x जो है इसका एक पार्ट होगा सॉल्यूशन का। हम फिर दूसरा पार्ट u मान लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा y u e⁻x सेम टू सेम हो जाएगा। फिर y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। पुटिंग करने के बाद जो है आप यहाँ देख लीजिए, गिवन इक्वेशन में y1 y2 और y1 और y2 का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन ऐसा कुछ बन करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लीनियर में चेंज करने के लिए डी वाई डी एक्स को पी ही मानेंगे, इससे पहले भी हम लोग मानते थे, ठीक है। और पी मानने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको शॉर्टकट में एल डी कहते हैं। एल डी में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e⁻ पी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पी है ना वो वाला पी नहीं है, यहाँ पे इसके बगल में जो होता है ये पी होता है, यहाँ पे -1/x जो है पी का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा इतना, ठीक है। और उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। अब यहाँ वाई की जगह पे पी है तो पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू यानी बाहर वाला ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। देखिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा इसका हार्ड है, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ से अच्छा, मतलब हार्ड नहीं है, आपके दिमाग में हो सकता है आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया गया है वो बहुत ही इजी वे में है, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको, वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे जो है ना ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस बगल में है, ठीक है। देखिए 12th क्लास में एक फार्मूला था, फंक्शन अब प्लस उसका इंटीग्रेशन f(x) प्लस f'(x) अगर पूरे के होल इंटू में e⁻x है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है ना फंक्शन इंटू e⁻x हो जाता है। फिर से सुनिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे तो हाथ से हम लिख नहीं पाएंगे, एक बार सुन लीजिए। 12th क्लास में एक फार्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, f(x), ठीक है, अब प्लस f'(x), ठीक है। इस पूरे का होल इंटू में अगर e⁻x है तो इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो f(x) इंटू e⁻x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूला का यहाँ पे जो है ना यूज किया गया है, ठीक है। क्या कहाँ पे यूज किया गया है, तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है 1/x + 1, ठीक है।
तो इसका जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा ना, सॉरी डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे इंटीग्रेशन हम बोलती हैं, इसका जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करिएगा -1/x² आएगा जो कि क्वेश्चन में है। और इस पूरे प्रक्रिया के इस दोनों के होल इनटू में जो है e⁻x है, तो इस पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। वो फॉर्मूला कहता है कि fx × e⁻x, तो fx यानी किसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन में है, तो 1/x+1 का है, तो 1/x+1 × e⁻x इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब +c1, तो यही इसमें समझने वाला बात था। आगे जो है इसको सिंप्लीफाई किया गया है, p का वैल्यू निकाला गया है, p के जगह पे फिर du/dx रखा गया है, फिर इसको इंटीग्रेट किया गया है। dx इधर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने के बाद u का वैल्यू निकला है यहाँ से, और u का वैल्यू निकला है तो उसके बाद यहाँ पे पुट कर दिया गया है y = e⁻x × u है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली जैसे हर एक क्वेश्चन में हम लोग PQR का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ भी PQR का वैल्यू निकाल लिया गया है। PQR का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ जो है P + QX का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये भी नॉन इंटीग्रल पे बैठ जाएगा। P + QX का जब वैल्यू 0 आता है तो नॉन इंटीग्रल मेथड में y = x जो है सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है। जैसे 1 + P + Q का वैल्यू 0 आता है तो e⁻x सॉल्यूशन का पार्ट होता है, वैसे ही इस केस में x जो है सॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो कोई ना, ठीक है, x ही सही। तो यहाँ से हम u दूसरा पार्ट मान लेंगे सॉल्यूशन का। u को जैसे ही दूसरा पार्ट सॉल्यूशन का मानेंगे y = ue हो जाएगा, सॉरी ux हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद y1 y2 निकालेंगे और गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग वुटिंग करने के बाद फिर जो भी इक्वेशन आता है उसको उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, du/dx की जगह पे p रख देते हैं और इक्वेशन जो है लीनियर में बदल जाता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हुआ है, लीनियर में इक्वेशन बदल गया है। लीनियर में बदलने के बाद जो है इतना आया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन निकाल देते हैं लीनियर का। ठीक है, तो ऐसे ही करके इसका सॉल्यूशन हो गया है, बहुत ईजी है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है। यहाँ पे 1 + P + Q का वैल्यू जो है 0 आ गया है, और उसके बाद फिर हम लोग वही काम किए, e⁻x जो इसका सॉल्यूशन पार्ट हो जाएगा। y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और सारे का वैल्यू पुट करेंगे, फिर गिवन इक्वेशन बन जाएगी। वैसे देखिए अब इसमें कुछ समझाने वाला बात है नहीं, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं, तो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो हमको मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप चैनल के अबाउट में जाकर आप इसका लिंक पा सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी ये सारी चीज़। आप और कोई दिक्कत होता है तो नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट हम आपको सारा चीज़ समझा दिए हैं। तो वैसे ही इसका भी हुआ है। फिर ये ओवरऑल ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आकर ये बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्टेप छूट गया था, तो हम यहाँ पे लिख दिए du = P, और मतलब उसको du/dx को P मान लिए हैं, तो ये लीनियर में बन जाता है। उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आया है। अब चूंकि भारी भरकम आया है तो इंटीग्रेशन आगे चलकर भारी भरकम थोड़ा सा होने वाला है, फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं हुआ भारी भरकम, cos sin 1 हो गया, तो फिर यहाँ से u का वैल्यू निकाला गया, u पुट कर दिया गया, बहुत आसान है। ठीक है, वैसे इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे जाके थोड़ा सा फंस गया है। कहाँ पे, तो यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, थोड़ा सा आ गया ना, ये बड़ा यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका आ गया, तो इसको अलग करके सॉल्यूशन कर दिए। ये जो टर्म है ना, अब यहाँ पे देखिए ये इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है। मतलब इस पर फिर से हमको पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, तो इसको हम अलग साइड में इसको I1 मान लिए। ठीक है, I1 लिख दिए यहाँ पे, तो I1 का सॉल्यूशन फिर हम अलग से यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, I1 का वैल्यू निकाले हैं, I1 का जो वैल्यू है वो इतना आ गया है, तो I1 का वैल्यू फिर u में पुट कर दिए, तो u का वैल्यू इतना आ गया, तो फिर y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे, ये सारा चीज़ 12th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वगैरह क्या है, किसी को रटते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में PQR का वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही निकालें जैसे हर क्वेश्चन में निकालते हैं। ठीक है, PQR का वैल्यू निकालने के बाद जो है ये भी P + QX पे बैठ गया है, क्योंकि P + QX का वैल्यू 0 हो गया है, तो नॉन इंटीग्रल पे ही बैठा हुआ है। देख रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन जो है नॉन इंटीग्रल पे बैठ जा रहा है, जो नॉन इंटीग्रल पे नहीं बैठ रहा है वो रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव पे बैठ जा रहा है। तीसरा जो मेथड हम लोग को चौथा सीखना था, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका यूज भी नहीं आया कहीं। ठीक है, वैसे ही y1 y2 निकालेंगे, पुट करेंगे, फिर ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है,
लीनियर का फिर हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, यू निकल जाएगा फिर, और उसका वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्या समझा है इसमें। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है, पी की बार का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 1 + p + q का वैल्यू जो है 0 आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर y हो जाएगा u e⁻x, फिर y1 y2, फिर उसके बाद पुट करेंगे, फिर जो है फाइनल इक्वेशन आएगा, फिर उसको लीनियर बना देंगे, फिर उसके बाद इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे ही जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करके u निकालेंगे, u का वैल्यू जो है पुट कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आइए, कुछ नहीं है सारे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि p + q(x) का वैल्यू 0 आया है, तो फिर x जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का एक पार्ट, तो u = ux होगा। फिर y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, सारा वैल्यू उसमें रख देंगे, फिर जो कटने वाला होगा कट जाएगा, जो इक्वेशन बनेगा उसमें du/dx से जहाँ पे p रखेंगे, फिर ये लीनियर बन जाएगा। लीनियर पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे लीनियर का, u का वैल्यू निकल जाएगा और उसके बाद ये y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर। हाँ, एक्चुअल में इसमें 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन छूट गया। ठीक है, तो जैसे ये सब है वैसे ही वो है, बना लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में भी पी की बार हम लोग निकाले हैं, लेकिन जो है ये नॉन इंटीग्रल मेथड पे नहीं बैठ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव पे बैठाएंगे, y बराबर रो यू पुट करते हैं, रो यू पुट कर देंगे। ठीक है, रो का वैल्यू e⁻⁻1/2 pdx होता है, रख देंगे। उसके बाद रो का जो वैल्यू निकल करके आया है यहाँ से वो sec x आ गया है। ठीक है, इक्वेशन इतना हो जाएगा, ये सारा चीज़ बता दिया आपको। फिर यहाँ से Q1 का वैल्यू निकाल लेंगे, Q1 का वैल्यू यहाँ से 6 आ गया है। उसके बाद R1 का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया है, R1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन जो है ना फाइनली जो इक्वेशन बनकर आ रहा है यहाँ पे d2y/dx² + 6y = 0, ये पार्ट 2 वाले फॉर्म पे बैठ गया। तो यहाँ से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से d का जो एक्चुअली इक्वेशन है वो बना लेंगे, d² + 6 = 0 आ रहा है। यहाँ से d बराबर ±6 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से CF आप निकाल सकते हैं, CF निकल जाएगा, फिर PI निकालना है। ठीक है, तो चूँकि इसका जो RHS है वो 0 है। ठीक है, तो PI का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू है वो सीधा CF हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमको लग रहा है एक चीज़ मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। एक्चुअल में यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y बराबर नहीं होता है, u बराबर होता है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ y है ना, यहाँ पे एक्चुअल में u होगा, यहाँ पे u होगा, यहाँ इस पेज में जहाँ जहाँ y है सारी जगह पे u होगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन इसका निकलेगा ना ओवरऑल, वो u बराबर निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कंप्लीट सॉल्यूशन इज लिखा हुआ है ना, y = c + p, यहाँ पे एक्चुअल में u बराबर होगा। ये जो वैल्यू निकल करके आया है ये किसका वैल्यू है, u का वैल्यू है। ठीक है, ये u का वैल्यू है, और y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना होता है, u और रो। ठीक है, सॉरी रो ऐसे लिखा था, रो u होता है। ठीक है, तो u का वैल्यू ये रख देंगे, इंटू में रो रखेंगे। ठीक है, वो होगा एक्चुअल में इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से सारा क्वेश्चन आया होगा और आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।